जी हाँ, रूस यूक्रेन जंग का आज छठा दिन है। इस जंग के खात्मे के लिए दोनों ममालिक के हुक्काम के दरमियान मुलाकात का पहला दौर भी हो चुका है, लेकिन रूसी फौजी यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर हमला किया है। इसके बाद से दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे का खतरा मजीद बढ़ गया है। यूक्रेन की वजारत दिफा ने पीर के रोज शुमाल मशरक़ी यूक्रेन के कस्बे उख्तिरका पर रूसी गोलाबारी के बाद का फुटेज शेयर किया है। इस फुटेज में एक तबाहशुदा इमारत और मलबा दिखाया गया है, जिसमें इमदादी कारकुन मलबे के नीचे से एक मुर्दा शख्स की लाश को निकाल रहे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज की जानिब से उख्तिरका में एक बैरक को निशाना बनाया गया है, जो रूस की सरहद के करीब सोमी के इलाके में वाक़ है। यूक्रेन इंतजामिया के मुताबिक इस हमले में कम से कम 6 शहरी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। अमेरिका में यूक्रेन की सफीर ओक्साना मार्कोवा ने पीर के रोज कैपिटल हिल पर हाउस और सीनेट के कानून साजों के साथ मुलाकात की। इस दौरान मार्कोवा ने कहा कि रूस के साथ जारी जंग में पीर का दिन यूक्रेन के लिए मुश्किल तरीन दिन रहा है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के मासूम शहरियों के खिलाफ अपने हमले तेज कर रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रिहायशी इलाकों में वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस का ये अमल जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने वाज़ेह किया कि अमेरिकी इंतजामिया रूस की जानिब से वैक्यूम बम के इस्तेमाल की इत्तलात की तस्दीक नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये सच है तो ये मुमकिन तौर पर जंगी जुर्म होगा। Day 5 of this war, when they were shelling many Ukrainian cities, Kharkiv, Kiev, Zhytomyr, and they are shooting us with missiles, ballistic missiles. They use the vacuum bomb today, which is actually prohibited by Geneva Convention. So, the devastation that Russia is trying to inflict on Ukraine is large, but we Ukrainians will resist. We are defending our home. We do not have any other option. We will not get tired. We will not stop. We will not surrender. We will continue defending our home. और चलिए हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, आलमी उमूर के एक्सपर्ट हैं, तमाम तर हालात पर इनकी नज़र है, संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे हम यही जानना चाहेंगे, लगातार बातचीत की बात भी हो रही है, टेबल पर भी सब आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में कहीं ना कहीं जो हमला है वो भी बढ़ता जा रहा है। किस तरह से देखेंगे अब तक की इस जंग को? जी धन्यवाद। देखिए, ये जो रशिया की मंशा पूरे यूक्रेन में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि रशिया पूरे यूक्रेन को अपने आधिपत्य में लेना चाहता है, अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। और मेरा ऐसा असेसमेंट है कि रशिया जब तक पूरे यूक्रेन को और वहाँ की राजधानी कीव को अपने आधिपत्य में नहीं ले लेता, जब तक वहाँ अपनी एक पसंद की अपने कंट्रोल सरकार इंस्टॉल नहीं कर लेता, तब तक रशिया का ये जो अभियान है वो रुकने नहीं जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि बातचीत के ऑफर जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बातचीत के जो ऑफर्स हैं, ये रशिया की जो साम दाम दंड भेद की जो नीति है, जो कैरेट एंड स्टिक की जो नीति है, ये उसी का हिस्सा नजर आते हैं। तो मुझे लगता है, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि ये जो लड़ाई है, लगातार रशिया के हमले जारी रहेंगे और आने वाले समय में ये रशियन फोर्सेस ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कीव पे अपना अधिकार कर लें। जी संजीव जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, अभी तो ये तमाम जंग का माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी दुनिया के लिए। क्या कुछ आपकी नजर में यहाँ पर बदलेगा? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि रशिया ने कीव पे राजधानी जो यूक्रेन पे जो हमला किया है और राजधानी कीव पे जो वो कब्जा करने की मंशा रखता है, अपनी सरकार इंस्टॉल करने की जो मंशा रखता है, उससे एक ऐसा दृष्टांत, ऐसा प्रेसिडेंट सेट हुआ है जो कि बेहद गलत है। और ये पूरे विश्व में और पूरे विश्व का जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके लिए भी खतरा पैदा करेगा। इसी तरीके के एक्शन को लेते हुए चाइना भी
ताइवान पर हमला कर सकता है। चाइना के जहां कहीं भी अन्य जो उसके फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो उसके ऊपर वो खतरा पैदा कर सकता है, जिसमें आप जानते हैं कि भारत की सीमाओं पर भी चाइना की कुदृष्टि रहती है। और उसी तरीके से जो अन्य कुछ राष्ट्र हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, अभी नॉर्थ कोरिया का कल का एक बयान आया है जी, तो काफी कुछ इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आपसे लगातार हम इस सिलसिले में भी बातचीत करते रहेंगे। अभी के लिए आपका संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमसे बातचीत के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपको बताएं कि कनाडा ने रूस पर पाबंदियों का सिलसिला जारी रखा है। अब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान कर दिया है कि उनकी हुकूमत रूस से खाम तेल की तमाम दरामदात पर पाबंदी आयद कर रही है। On annonce en plus notre intention d'interdire toute importation de pétrole brut en provenance de la Russie, une industrie dont le président Poutine et ses oligarques ont grandement profité. Ce secteur représente plus d'un tiers des recettes du budget fédéral russe et même si le Canada n'en a importé que des quantités très limitées ces dernières années, cette mesure envoie un message puissant. De plus, on s'assure d'empêcher ceux qui sont complices des atrocités du président Poutine de fuir les conséquences de leurs actions. C'est pourquoi on a annoncé qu'on va empêcher les oligarques russes de se servir de leur richesse pour s'acheter une citoyenneté à l'étranger et éviter les répercussions des sanctions. और यूक्रेन के शहरों और सरहदी मुकामात पर फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करते हुए मरकजी हुकूमत ने पीर के रोज 4 मरकजी वुज़रा को ऑपरेशन गंगा की निगरानी के लिए भेजने का फैसला लिया। हुकूमत हिंद ने यह भी वाज़ेह किया है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पड़ोसी और तरक्की पजीर मुमालिक से भी तलबा को वापस लाने के लिए मजीद परवाज़ों के मंसूबे बनाए गए हैं। हिंदुस्तान इंसानी हमदर्दी की तौर पर यूक्रेन को इमदादी सामान भी रवाना करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के एक बयान के मुताबिक इसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत एक मीटिंग के बाद किया गया। बयान के मुताबिक पूरी हुकूमती मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वहां मौजूद तमाम हिंदुस्तानी शहरी हिफाजत के साथ वतन वापस लौट सकें। सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार वहां के हालात पर नजर बनी हुई है और सबसे अहम काम यही है कि जितने भी वहां पर हिंदुस्तानी जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाए। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हिंदुस्तानियों को वापस भी लाया गया है। आज की ताजा सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त हालात अभी भी ठीक नहीं है यूक्रेन में और वहां से भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला अभी भी जारी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कुछ देर पहले एक ट्वीट करके ये कंफर्म किया कि 9वीं फ्लाइट जो है ऑपरेशन गंगा के तहत वो भारतीयों को लेकर वापस लौट रही है। ये ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। और हमने कल देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बैठक की थी जिसके बाद ये तय किया गया कि 4 यूनियन मिनिस्टर्स यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। माना जा रहा है कि वो चारों केंद्रीय मंत्री आज रवाना हो जाएंगे। दूसरी अहम बात ये कि भारत ने एक बार फिर यूएनएससी में अपना पक्ष रखा है और फिर से एक बार जोर दिया है कि बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए ही, कूटनीति के जरिए ही आगे बढ़ा जाना चाहिए। और वहीं भारत ने एक बार फिर चिंता जताई है अपने नागरिकों को लेकर जो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। और जिस तरह के हालात बॉर्डर्स पे हैं तो ऐसे में इवैक्यूएशन प्रोसेस में भी मुश्किलें आ रही हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर भारत ने अपनी बात रखी है। और वहीं अगर हम बात करें यूक्रेन और रशिया के बीच की, तो पहला राउंड जो है वो बातचीत का बेनतीजा रहा। लेकिन अगले राउंड के लिए माना जा रहा है कि मोल्डोवा और बेलारूस के बॉर्डर के बीच में ये बातचीत हो सकती है अगले दौर की, उससे भी उम्मीद की जा रही है। और वहीं बात करें एक और बड़ी खबर की, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये इनका 3 देशों का दौरा था कल से, वो रद्द हो चुका है। ये बड़ी खबर है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस वक्त विदेश मंत्रालय का और गवर्नमेंट का फोकस पूरी तरह से यूक्रेन से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालना है। तो ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 देशों का जो दौरा था वो उन्होंने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद अहम
जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमारे साथी शैलेंद्र बता रहे थे कि सदर जमहूरिया हिंद का जो बैरूनी मुमालिक का दौरा था वो फिलहाल के लिए मनसूख कर दिया गया है। ताज़ा अपडेट से लगातार हम आपको बाखबर करते रहेंगे। वहीं यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी बाशिंदों को वतन वापस लाने का ऑपरेशन गंगा जारी है। इंतजामिया जंगी पैमाने पर काम करने का दावा कर रहा है। हिंदुस्तानी को लेकर एक और फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। इनके इस्तकबाल के लिए मरकजी वजीर नारायण राणे ने वहां मौजूद रहे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि ऑपरेशन गंगा के तहत नवी फ्लाइट बुखारेस्ट से 214 हिंदुस्तानी बाशिंदों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी है। हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत जो तमाम तर फ्लाइट्स हैं वो आ रही हैं, मुंबई में भी कई अहम लीडर जो हैं वो पहुंचे हैं, वहां पर जो वापस लोग आ रहे हैं, ताज़ा तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे। कब ये फ्लाइट पहुंची और कौन कौन वहां पर इनको रिसीव करने पहुंचा? देखिए, सवेरे 8 बजे जो है रोमानिया से ये फ्लाइट जो है मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे खुद मौजूद थे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस फ्लाइट के जरिए 182 विद्यार्थी जो है आज मुंबई उतरे हैं, जिसमें से 24 विद्यार्थी महाराष्ट्र के हैं। लेकिन कुछ ऐसे उनके पेरेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि उनके जो बच्चे MBBS वहाँ पर यूक्रेन में कर रहे हैं, वो ऐसे इलाकों में, जैसे रोमानिया से ये फ्लाइट आया तो वहाँ से 16 घंटे के विद्यार्थी फंसे हुए थे। 16 घंटे बाद जो है उन तक मदद पहुँच पाई है और अब जो है विद्यार्थी अपने घर की तरफ रवाना हुए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि मिशन गंगा के अंतर्गत जो पहल की जा रही है, उसके जरिए आज पहली जो फ्लाइट मुंबई में उतरी है, उसमें से 182 विद्यार्थी जो है मुंबई लाए गए। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब 219 विद्यार्थियों को लाया गया था भारत, तो उसमें भी 24 विद्यार्थी ऐसे थे जो मुंबई के थे। मैं आपको आज का आंकड़ा बता देता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र के जो है 24 विद्यार्थी हैं, केरला के 26 हैं, गुजरात के 50, कर्नाटक के 11, राजस्थान के 8, ऐसे करके आज 182 विद्यार्थियों को जो है मुंबई एयरपोर्ट लाया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे खुद मौजूद थे। उन्होंने लोगों का स्वागत किया और साथ ही अब पहल ये की जा रही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जितना जल्दी भारत लाया जाएगा, उतनी कोशिश जो है। जी प्रशांत, तो लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वहीं रूसी फौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से बहुत करीब पहुंच चुकी है। सैटेलाइट तस्वीर में साफ तौर पर दिखाया गया है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत के शुमाल में सड़क के 64 किलोमीटर तवील हिस्से पर कब्जा कर रखा है। पीर के रोज सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों, तोपखाने और इमदादी गाड़ियों पर मुश्तमिल फौजी काफिला शहर के मरकज से 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं था। मैक्सार कंपनी की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक नई तस्वीर एक वसी इलाके पर मुहित है, बादलों की वजह से कम धुंधली है। ताज़ा तस्वीर में जनूबी बेलारूस में ज़मीनी अफवाज और ज़मीनी हमला करने वाले हेलीकॉप्टर यूनिटों की तैनाती दिखाई गई है। एक और अहम खबर, अमूल का दूध आज से 2 रुपए महंगा हो गया है। अब सार्फिन को आधे लीटर अमूल गोल्ड के लिए 30 रुपए अदा करने होंगे। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 105 रुपए का इजाफा हुआ। कीमत में इजाफे के बाद नई दिल्ली में 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत 2012 रुपए हो गई है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी की जेब पर आज एक बार फिर से खर्च बढ़ता दिखाई दे रहा है, तफसीलात। देखिए, अमूल दूध के जितने भी ब्रांड हैं उस तमाम दूध के ब्रांड में इजाफा किया गया है और ये इजाफा करने का जो फैसला है कल ही लिया गया था, लेकिन वो आज से लागू किया गया है। गुजरात दुग्ध आयोग जो है बाकायदा इस मामले पे कुछ दिन पहले एक फैसला किया गया था, जिसमें कि कल इस मामले की जानकारी दी गई और इस मामले में ये भी कहा गया कि 1 मार्च से ये फैसला लागू हो जाएगा। लेकिन देखिए, जिस तरह से कहा जाए, अभी बढ़ती महंगाई की अगर बात करें तो अभी दूध के दाम पे इजाफा हुआ है। जैसे अमूल के जो फुल क्रीम पे 2 रुपये का इजाफा हुआ है, तो आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि आपके किचन में कई ऐसे सामान हैं उसके मूल्य पर भी इजाफा देखने को मिल सकता है। और ख़ास तौर पर जो अगर चुनाव जिस वक्त में जिस तरह से चल रहा है कई 5 राज्यों में, तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल की कीमत में भी, पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो इस मामले पर अगर पेट्रोल और डीजल के रेट में भी इजाफा होता है तो कहीं न कहीं आपके पॉकेट पर
सीधे तौर पर उसका असर पड़ने वाला है। तो अभी फिलहाल दूध के दाम जी बिल्कुल, तो इजाफा हुआ है। आदमी की जेब पर जो महंगाई का बोझ है वो लगातार बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम तर जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर प्रदेश में छठे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का शोर आज शाम थम जाएगा। लीडरों की ज्यादा से ज्यादा आवाम तक पहुंचने की कोशिश आज रहेगी। आज सीएम योगी सिद्धार्थनगर में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके बाद बलरामपुर के तुलसीपुर और उत्तरवलवला असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वहीं बीजेपी सदर जेपी नड्डा की 2 अजला में रैलियां हैं। महाराजगंज और कुशीनगर में जेपी नड्डा इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। छठे मरहले के लिए शाम 6 बजे इंतखाबी शोर थम जाएगा। यूपी में अपोजिशन पार्टियां भी कई रैलियां कर रही हैं। अखिलेश यादव गोरखपुर में जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। प्रियंका गांधी सिद्धार्थनगर बस्ती में जलसे-ए-आम से खिताब करेंगी और मायावती मिर्जापुर में अवामी रैली से खिताब करती नजर आएंगी। आपको बताएं कि 3 मार्च को छठे मरहले के तहत 57 सीटों पर इंतखाबात होने हैं। सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संकेत आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है उत्तर प्रदेश में रैलियों को देखते हुए। क्या कुछ इसके ताल्लुक से तफसीलात, डिटेल्स? देखिए, आज का दिन वाकई बहुत अहम है। दरअसल अभी 7 दिन सिर्फ बचे हुए हैं दोनों चरणों के मतदान के, और आज छठे पेज का अंतिम, आज से प्रचार थम जाएगा। आज अंतिम दिन है। तो छठे पेज की जो 10 जिलों की उनसे 57 सीटें हैं, इन पर मतदान होना है। और ऐसे में ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की से लगा के विपक्षी पार्टियों की कि आज के दिन वो पूरा ताकत झोंक रहे हैं अपने रैलियों में। जो उनके स्टार प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं, वो तमाम जो पूर्वांचल के जो तमाम जिले हैं उनमें घेराबंदी कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो जेपी नड्डा से लगा के अरुण सिंह जो कि राष्ट्रीय महासचिव है वो भी मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा अम्बेडकर नगर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ये तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज मौजूद रहेंगे और अपनी जनसभाएं करेंगे। वहीं विपक्षी पार्टियों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती भी आज जो तमाम अहम चेहरे आज अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं और इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है। मुल्क भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही शिव मंदिरों में अकीदतमंदों की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। हर तरफ बब्बा भोले की आवाज सुनाई दे रही है। हिंदू अकीदे के मुताबिक आज के दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ को चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाए जाते हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी कोमल का, जो कि जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की, और आपसे हम जानना चाहेंगे बहुत ही भव्य नज़ारा जो है इस वक्त नजर आ रहा है, आप कहां पर मौजूद हैं उसके ताल्लुक से भी बताइए। हिना, आपने देखा कि आज महाशिवरात्रि है और मंदिरों के शहर के हर मंदिर में आज श्रद्धालुओं का तांता बंधा हुआ है। जिस तरीके से आप कैमरा में मेरे पीछे देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और श्रद्धालु जो है आज इस बात की कामना कर रहे हैं कि पहले तो जम्मू में कोरोना था, पूरे विश्व में कोरोना था, उसकी मन्नतें मांगी तो कोरोना अब लगभग खत्म हो चुका है और अब यहाँ पर हर श्रद्धालु इस बात की कामना कर रहा है कि यूक्रेन में जो हमारे बच्चे फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द वो वहां से उनको निकाला जाए और वो भारत वापिस आ जाए, अपने अपने घरों में वापस पहुंचे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी ये जो भीड़ है वो हिना सबसे पहले आपको बताया कि कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए आए हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता बंधा हुआ है और जो महाशिवलिंग है, जिस शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप शंभू इस मंदिर में दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन की मुराद मांगते हैं और उनकी हर इच्छा यहाँ पर पूरी होती है। हिना, आज जम्मू के हर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता बंधा हुआ है और तस्वीरों में जो आप मंदिर देख रहे हैं आप शंभू है, ये खुद प्रकट हुए शिव है, ये स्थापना नहीं हुई है, ये खुद प्रकट हुए एक शिव है। जी, तो बहरहाल इसी तरह के नज़ारे जो है सब जगह नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में धूम मची हुई है शिवरात्रि की। कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तस्वीरें पहुंचाने के लिए, तमाम तर जानकारी के लिए। मुल्क भर में शिवरात्रि का त्यौहार अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर अमित शाह, ममता बनर्जी और
राहुल गांधी समेत कई सरकर्दा लीडरों ने मुल्क के अवाम को शिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की है। और वहीं मुरादाबाद के कदीम कामेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां लंबी लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना के चलते कई पाबंदियां आई थी, लेकिन इस बार वो बड़ी तादाद में यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसाफ का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। जरा टीका लगा